मी मंत्री महोदय श्री श्री जयकांत चिकरे और 1947 से लेकर 2011 तक राजनीति का इतिहास देख लो, पढ़ लो। भारत देश में किसी नेता को आज तक सजा नहीं मिली। लेकिन वो आज तेरा कल से शुरू हो रहा है जयकांत। और आज की रात तो हमारे हाथ में है। मतलब क्या है तेरा? साफ है, तेरे को साफ करना पड़ेगा। लेकिन साहब, इसके साथ जो करना है वो अभी इसी वक्त करना पड़ेगा। क्या करेगा तू? हाँ, क्या कर लोगे तुम लोग? फडनेस, यस सर। इसको मार के सुसाइड डिक्लेयर कर देते हैं। हाँ। क्या हलवा है? क्या हॉलिडे है? डिक्लेयर कर देंगे? ए डीजीपी, ये लोग क्या बकवास कर रहे हैं? मुझे मारेंगे? समझाओ इनको डीजीपी, समझाओ। कहाँ है डीजीपी? डीजीपी तो तुम लोगों के इलेक्शन ड्यूटी करते करते थक गया है बेचारा, बीपी हाई हो गया। डॉक्टर ने उसे नींद की गोली दी है और सुला दिया है। अब तो वो कल सुबह ही उठेगा। साले तुम सब लोग मिलकर मुझे मारने का प्लान बना रहे हैं। गबस सर, कैसे करें? मैं तो कहता हूँ ये तू क्या कर रहा है? अंदर रख, बात कर रहा हूं ना। ये ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है। कॉकरोच मारने के वास्ते बेगान नहीं मिला तो पैरागॉन भी चलता है। सर, मैं तो कहता हूँ इसके हाथ की नसें काट देते हैं। चल हट। नहीं। लेकिन खुद का काटना और दूसरों के काटने में बहुत फर्क मालूम पड़ सकता है। सर, हम इंक्वायरी में फंसेंगे। हाँ वही, सब लोग फंसोगे। सर बेस्ट है, इसे पंखे से लटका देते हैं। पंखे से लटकेगा तो इसके भारी वजन से पंखा भी टूट जाएगा। हाँ। सर, रस्सी से गला घोट देते हैं, बोल देंगे पंखे से लटका था। नहीं सर, हम इसे पंखे से लटका कर मारेंगे तो वी मार्क आएगा और गला दबा कर मारेंगे तो ओ मार्क। हम फंस सकते हैं सर। अरे वी वो तुम चाय चाको। ये डीजीपी, सुना ये लोग क्या बोल रहे हैं? डीजीपी डीजीपी है ही कहां? हाई बीपी, वो तो मस्त सो रहा है। अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये क्लिप दिखाने का क्या मतलब है। तो देखो, एक सिंपल सा लिंक यहां पर बनाते हैं हम। देखो, जो सिंघम है ना, उसको तो समझो कि वो है इजराइल, ठीक है। जयकांत शिकरे हैं, वो समझो ईरान। और फिर उसके बाद में यूएन या फिर जो दूसरे इंस्टीट्यूशन से जो शांति स्थापित कर सकते हैं, उनकी अगर बात करें तो वो आ जाता है आपके डीजीपी साहब। और बाकी जो लोग हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज या पूरी दुनिया है। अब आप इस चीज को लिंक करें कि ईरान ने इजराइल पे 200 मिसाइलें दाग तो दी, पर अभी देखा जाए तो ईरान का ये वॉर बिल्कुल नेस्त नाबूद कर दिया गया। रिजल्ट क्या निकल के आया कि केवल एक पैलेस्टीनियन इंडिविजुअल की डेथ हुई, अदरवाइज किसी की डेथ, मोर्टेलिटी या कोई भी लॉस इजराइल की तरफ से डिक्लेयर नहीं हुआ है। इसका मतलब अब यह है कि अब इजराइल जो है वो कभी भी रिटेलिएट कर सकता है। तभी तो वहां पर आप देखो कि अब कैसे अटैक किया जाए, सब इक्वेशन लगा रहे हैं। क्या इसके न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह कर देना चाहिए? क्या इसके ऑयल फैसिलिटीज को अटैक करना चाहिए? क्या इसके जो सिविलियंस हैं उनके अंदर एक गजब का अनरेस्ट क्रिएट कर देना चाहिए, जो कि ऑलरेडी चल रहा है वहां पर रिलीजियस रिजीम के अगेंस्ट में? या फिर इसके मिलिट्री बेसिस को उड़ा देना चाहिए? इस तरीके की बातें हो रही है ना। तो यही बात अब हमें समझनी होगी, क्योंकि ईरान ने जब जैसे ही अटैक किया ना इजराइल पे, तो ईरान के जो प्रेसिडेंट है पेजेश्कियां, इनके द्वारा स्टेटमेंट आता है कि देखो जी, हमने हमारा बदला पूरा कर लिया, आपने हमारे 2 थप्पड़ मारे, हमने आपके 2 थप्पड़ मारे, लड़ाई बराबर हो गई, अब किसी से कुछ लेना देना नहीं है। बट मायना क्या निकल के आ रहा है कि क्या इजराइल इतना शांत बैठेगा? ये जो आकाश में इजराइल में तारे दिखाए गए थे जिस तरीके से ईरान के द्वारा, उसका क्या रेपरकशंस हो सकते हैं, उनको हम यहां पर एनालाइज करेंगे। देखो, 3-4 ऑप्शन है जिनको यहां पर इजराइल टारगेट कर सकता है। सबसे पहले तो न्यूक्लियर फैसिलिटी पर। न्यूक्लियर फैसिलिटी पे बात आते ही तो जो बाइडेन की लीडरशिप में जो भी G7 कंट्रीज की मीटिंग हुई है ना, उसमें यह डिसाइड हुआ है कि देखो, अटैक तो करेगा इजराइल और इजराइल का यह अधिकार है कि वो रिस्पॉन्स दे ईरान को, बट वो रिस्पॉन्स है ना, वो प्रोपोर्शनैलिटी के बेसिस पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ईरान ने थप्पड़ मारा और इजराइल ने उठा करके पूरा मतलब बॉम्ब ही मार दिया। थप्पड़ के बदले थप्पड़ की ये बात कर रहे हैं। बट सवाल ये आता है कि ईरान के पास में न्यूक्लियर फैसिलिटीज है तो कहां कहां है? तो ये देखो, तेहरान में है, फोर्दो में है, अराक, नतांज, इसके अलावा इस्फहान और बुशेहर, ये कई ऐसी न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं जो कि इजराइल के टारगेट पे है। बट यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज क्या निकल के आती है कि ईरान ने
फॉर्मल मैनर में 2003 के बाद में न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने बंद कर दिए थे फॉर्मल मैनर में, बट फिर भी इनके पास में अच्छी खासी क्षमता है। और दूसरी सबसे इंटरेस्टिंग बात कि ईरान की इन न्यूक्लियर फैसिलिटीज में कुछ ऐसी हैं जो कि अंडरग्राउंड है। तो ऐसे में अगर इजराइल अटैक भी कर देता है ना न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे, तो जो अंडरग्राउंड फैसिलिटीज है उनके चलते ईरान फिर से अपने न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने में जल्दी से लगेगा और उस चीज को लेकर के कहीं ना कहीं ज्यादा क्राइसिस क्रिएट हो सकते हैं। तो मोटी बात करें तो न्यूक्लियर वेपन या न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर अटैक करना इजराइल जहां तक अवॉइड करेगा, बट अगेन इजराइल क्या मानने वाला है? क्योंकि जो बाइडन ने तो देखो अपनी स्पीच में ये बात कह दी, उनसे पूछा था कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर अटैक होगा कि देखो हमारी तरफ से एग्जैक्टली नो आंसर है इसका। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो इजराइल के इस अटैक से अगर कहीं पर भी ट्रिगर चल गया तो फिर बाद में ईरान को भी एक मौका मिल जाएगा कि हाँ जी हम न्यूक्लियर फैसिलिटी रीडेवलप करेंगे। फिर दूसरा ऑप्शन आता है मिलिट्री बेसिस। मिलिट्री बेसिस की अगर बात करें तो यहां पर आप देख सकते हो कि कहीं ये तो एयर बेसिस है, इसके अलावा मतलब मिलिट्री फैसिलिटीज जो डेवलप कर रखी है वो ड्रोन और मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग करने वाली जो फैक्ट्रीज हैं वो उनको भी टारगेट किया जा सकता है। तो ये एक पॉसिबिलिटी जहां तक है दिखाई देती है। बट अगेन ध्यान दिया जाए ना तो इंटरनेशनल रूल्स ये कहते हैं कि आप एक दूसरे के सिविलियंस पे अटैक नहीं करोगे, बट पॉइंट क्या है कि क्या इस युद्ध में रूल रेगुलेशंस को फॉलो किया जा रहा है जो भी कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज है उनके द्वारा? नहीं ना। तो ऐसे में ये भी एक पॉसिबिलिटी यहां पर दिखाई देती है। फिर इसके अलावा तीसरा ऑप्शन निकल के आता है ईरान की जो ऑयल फैसिलिटीज है उनके ऊपर अटैक करना। ईरान के पास में आप देख सकते हो दुनिया में अच्छा खासा ऑयल रिजर्व्स की जब बात आती है तो ईरान बहुत आगे खड़ा मिलता है। दूसरी इनके पास में खुद के वेल फैसिलिटीज के अलावा अपनी लोकल रिफाइनरीज हैं और एक्सपोर्ट टर्मिनल्स भी हैं। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, ये जो खर्ग आइलैंड है ना ईरान का, ठीक, जो कि गल्फ ऑफ पर्शिया के नॉर्दर्न रीजन में लोकेटेड है, वहां से ईरान जितना भी ऑयल एक्सपोर्ट करता है उसका 90% ऑयल एक्सपोर्ट होता है। तो सवाल यह आता है कि क्या खर्ग आइलैंड को इजराइल अटैक करेगा? तो इसका जवाब यह निकलता है कि अगर यहां पर अटैक हो गया तो चाइना जैसे कंट्रीज के लिए भी मुश्किलें पैदा हो जाएंगी, क्योंकि चाइना जो है वो बहुत बड़ा इंपोर्ट करने वाला कंट्री है ईरान के ऑयल को, और ईरान के ऑयल की अगर सप्लाई रुक जाती है खर्ग आइलैंड पे अटैक की वजह से तो फिर चाइना दूसरे ऑल्टरनेट निकालेगा, और दूसरे ऑल्टरनेट निकालेगा तो आपको पता है फिर मार्केट में प्राइस बढ़ने का डर है। तो जहां तक है खर्ग आइलैंड को अटैक करना भी कहीं ना कहीं अवॉइड किया जाएगा। फिर बाद में छोटी मोटी जो साइट्स हैं जो कि एक सिंबॉलिक ऑप्शन के तौर पे यूज कर सकता है इजराइल, वो है यहां पर किश, एक आपका कश्म आइलैंड, ये जो है इनके ऊपर अटैक भले ही किए जा सकते हैं, जिससे क्या होगा कि ईरान को एक डायरेक्ट सिग्नल दे दिया जाए कि आप अगर नहीं सुधरते हो, नहीं आप अच्छे तरीके से काम करते हो, तो हम इस तरीके से एक्चुअल में आपके जो बड़े आपके प्रोजेक्ट्स उनको हम टारगेट कर सकते हैं। इसका मतलब एक सिंबॉलिक रिटेलिएशन की तो कयास बहुत ज्यादा लगाई जा रही है, बट वो होपफुली ही है। ईरान के अगेंस्ट में इजराइल का एक्शन क्या होगा ये तो देखो समय बताएगा। अभी फिलहाल टारगेट तो इजराइल के दिमाग में चल रहा है कि लेबनान से हिजबुल्लाह को बिल्कुल खत्म किया जाए और फिर उसके बाद में आगे काम किया जाए। रही सही में जो हुथीज के द्वारा जो एक्शन लिए जा रहे हैं उसके चलते हैं G7 कंट्रीज इजराइल के सपोर्ट में हैं, ये बात आप गांठ बांध के रख लो। बहुत से लोगों का ये बात भी आ रही है और आपने कई वीडियोस भी देखे होंगे कि ईरान को कंकर करना बहुत मुश्किल है। अरे इजराइल कंकर नहीं करना चाहता, इजराइल चाहता है कि ईरान, इजराइल ही नहीं वेस्टर्न कंट्रीज सारे, कि ईरान में एक ऐसा रिजीम आए जो कि वहां पर ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन करे और प्रो वेस्टर्न अप्रोच रखे चले। तो ऐसी परिस्थितियों में एक जो ऑप्शन बचता है वो है ईरान में एक गजब की रेवोल्यूशन लाना। इसके ऊपर एक काम किया जा सकता है, क्योंकि सबसे पहले तो रिलीजियस स्टैब्लिशमेंट को वीक करना, ईरान के लोगों के बीच में जो कॉन्फिडेंस चल रहा है कि हाँ जी हम बहुत ही बहादुर मतलब देश के नागरिक हैं, तो ऐसे में उसका कॉन्फिडेंस को लूज करवाना और फिर लोगों को ही वहां के सिस्टम के अगेंस्ट में भड़का करके तख्ता पलट करवा देना, ये एक टारगेट हो सकता है। जैसे कि 1979 में शाह का रूल खत्म किया था ना, एग्जैक्टली यूटर्न यहां पर लाने के स्कोप भी बन सकते हैं। तो इस तरीके से इस जैकान शिकरे के लिए बड़ी टेंशन अभी बनी हुई है। अब देखने वाली बात यह है कि ये ऊंट किस करवट बैठता है। इसी के साथ में जो भी कोई अपडेट आएगा वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो ठीक है, कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू वेरी मच।